सुमित को घर जाने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह की छुट्टी मिली थी। इसलिए समय बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी दीक्षा के साथ मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से करने का फैसला किया। दीक्षा ने घर से निकलने से पहले ही साफ साफ कह दिया था कि देखो सुमित, मैं पूरे 6 महीने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। भैया भाभी के घर से अलग होने के बाद मेरी मम्मी पापा दोनों ही बहुत अकेले हो गए हैं, इसलिए मुझे उनके साथ ज़्यादा समय रहना है। अगर आपने अपने घर पर 2 दिनों से ज़्यादा रुकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया तो झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, अपने मम्मी पापा को अकेलेपन से आज तुम इतनी दुखी और परेशान हो रही हो, पर शादी होते ही तुमने रात दिन कलह करके क्या मुझे अपने मम्मी पापा से अलग होने के लिए मजबूर नहीं किया था? जब तुमने कभी मेरे मनोभाव को समझने की कोशिश नहीं की तो फिर मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों रखती हो? सुमित उससे ऐसा सवाल पूछना चाहता था, लेकिन झगड़ा और कलह हो जाने के बाद के जाने डर से चुप रहा। तुम जितने दिन वहाँ रहना चाहो वहाँ रहना, पर प्रीतम अपने दादा दादी के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। वो तड़प रहे हैं अपने पोते के साथ हंसने खेलने के लिए। सुमित ने रूखे से लहजे में अपनी बात कही और दीक्षा के साथ किसी भी तरह की बहस से उलझने से बचने के लिए टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगा। सुमित को अपनी सास सावित्री जी कभी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके कहने पर ही उनकी बेटी दीक्षा ने शादी के कुछ महीने बाद ही किराए के मकान में जाने की जिद पकड़ ली। सुमित का दिल तो बहुत रोया था, पर दीक्षा ने उसे किराए के घर में रहने को मजबूर कर दिया था। वो करीब 3 साल तक किराए के मकान में रहा। फिर नई कंपनी में नौकरी मिलने से वो 6 महीने पहले मुंबई आ गया था। अब हफ्ते भर की छुट्टियां लेकर वो अपने परिवार से मिलने पहली बार दिल्ली जा रहा था। करीब 2 महीने पहले सुमित का साला यानी कि दीक्षा का भाई प्रदीप अपनी पत्नी अनामिका और सास ससुर के बहकावे में आकर घर से अलग हो गया था। उसके ससुर ने उसे नया धंधा शुरू कराया था जिसमें उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। ससुराल में ज़्यादा मन लगने से उसका ज़्यादा समय वहीं गुजर रहा था। अपने भाई के अलग होने के फैसले को सुनकर दीक्षा बहुत तड़पी थी, खूब झगड़ी थी। वो फ़ोन पर अपने भैया भाभी के साथ, पर उन दोनों ने घर से अलग होने का फैसला नहीं बदला। इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। दूसरे की राह में कांटे बोने वाले के अपने पैर कभी न कभी जरूर लहूलुहान होते हैं। सुमित की इस कड़वी बात को सुनकर दीक्षा कई दिनों तक उसके साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। सुमित अपने माता पिता को मुंबई में साथ रखना चाहता था, पर दीक्षा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। माँ की कमर का दर्द और पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अगर अब हमने उन दोनों की उचित देखभाल नहीं की तो दोनों के लिए औलाद को पालने पोसने की इतनी झंझटें उठाने का फायदा ही क्या हुआ? सुमित उसे समझाने की कोशिश की, पर फिर दीक्षा ने अपने सास ससुर को साथ में रखने की अपनी जिद नहीं बदली। सुबह की फ्लाइट पकड़कर वे सब 4 बजे के करीब अपने घर पहुंच गए। पूरे सफर के दौरान दीक्षा नाराजगी भरे अंदाज में खामोश रही। अपने ससुराल के साथ दीक्षा की बहुत सारी खराब यादें जुड़ी हुई थीं। सास के कमर दर्द के कारण उसे पहुंचते ही रसोई में किसी नौकरानी की तरह मजबूरन घुसना पड़ा। ये बात उसे बहुत अखर रही थी। उसका मन अपने मम्मी पापा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने को ज्यादा आतुर हो रहा था। घंटी बजाने पर सुमित के पिता हवा सिंह जी दरवाजा खोले सामने अपने बेटे बहू पोते को देखते ही फूल से खिले उठे। अपने बेटे को गले लगाने के बाद उन्होंने अपने पोते प्रीतम को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। दीक्षा ने भी अपने ससुर जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। हवा सिंह जी तो प्रीतम से ढेर सारी बातें करने में मशगूल हो गए थे। अंदर आते ही उन्होंने प्रीतम के लिए नई रिमोट वाली कार उनके हाथों में थमा दी, तो अपने दादा से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार का उपहार पाकर प्रीतम भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इधर दीक्षा और सुमित घर में नजर आ रहे बदलाव को बड़ी हैरानी से देखने लगे। जिस ड्राइंग रूम में हमेशा चीजें इधर उधर फैली दिखती थी, अब वहाँ चीज करीने से रखी हुई थी। धूल मिट्टी का निशान तक नहीं दिख रहा था। खिड़कियों का पर नए पर्दे लगे हुए थे। पूरा कमरा साफ सुथरा और खिला खिलासा नजर आ रहा था। माँ घर में नहीं थी। पिताजी सुमित ने अपने पिता से पूछा। बाबा सिंह जी बोले वो डॉक्टर के यहाँ गई हुई हैं। अकेली गई क्या? सुमित ने फिर से पूछा। नहीं, उनकी एक सहेली साथ गई है। कौन सी सहेली? विमला मौसी। नहीं, उन्होंने एक नई सहेली बनाई है, दोनों लौटने ही वाली होंगी। तुम दोनों क्या पियोगे, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? हवा सिंह ने कहा। फिर अचानक ही बोले, अरे बाप रे। उन्होंने अचानक माथे पर हाथ मारा और प्रीतम को गोद से उतारकर झटके से सीधे खड़े हो गए। क्या हुआ पिताजी? सुमित ने चिंतित स्वर से पूछा। गैस पर भिंडी की सब्जी रखी हुई है। इस शैतान से बतियाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया। वो हल्के से अंदाज में मुस्कुराया और फिर तेजी से रसोई की ओर तरफ चले गए। प्रीतम कार के साथ खेलने में मगन हो गया तो दीक्षा और सुमित भी हवा सिंह जी के पास रसोई में आ गए। घर की साफ सफाई के लिए कोई काम वाली रखी है क्या? पिताजी साफ सुथरी रसोई को देखकर दीक्षा ने सवाल पूछने को खुद को रोक नहीं पाई। काम वाली तो हमने लगा ही नहीं रखी है बहू। घर के सारे काम में तुम्हारी सास का हाथ अब मैं बटाता हूँ। तुम ये कहती हो कि उसने नया काम वाला रख लिया है? उसने मजाक पर हवा सिंह जी सबसे ज्यादा खुलकर हंसे। तभी सुमित ने एक भगोने पर ढकी तस्करी को हटाया तस्तरी को और बोला, वहाँ मटर पनीर की सब्जी बनी है। लगता है माँ सारा लंच तैयार करके गई हैं। नहीं बेटा, डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसीलिए वो 3 घंटे पहले घर से चली गई।
आज लंच में तुम दोनों को मेरे हाथ की बनी सब्जियां खाने को मिलेगा। कि छोटे बच्चे की तरह गर्व से छाती फुलाते हुए हवा सिंह जी ने कहा तो बेटे बहू ने सुनकर हैरान हो गए। आपने खाना बनाना कब से सीख लिया पिताजी? सुमित हैरान होकर बोला, घर के सारे काम करने का हुनर हम आदमियों को भी आना चाहिए बेटा। तुम भी बहू से ट्रेनिंग लिया करो। अब मैं तुम्हें इलायची वाली चाय बनाकर पिलाता हूँ। चाय मुझे बनाने दीजिए पिताजी। दीक्षा आगे बढ़कर बोली तो हवा सिंह जी ने कहा, अभी तुम बैठो बहू, अगली बार तुम बनाना। तुम्हारे हाथ की चाय पिए तो एक अरसा हो गया। इतना कहकर वो रसोई घर में चाय बनाने जा ही रहे थे, तभी किसी ने बाहर से घंटे बजाए तो सुमित दरवाजा खोलने ही चला गया। देखा तो सामने दीक्षा के पिता यानी कि उसके ससुर जी खड़े थे। उसने आगे बढ़कर पाँव छुए और दीक्षा को आवाज लगाते हुए बोला, दीक्षा तुम्हारे पिताजी आए हैं। कुछ देर बाद सुमित की ऊंची आवाज दीक्षा के कानों तक पहुंची तो भागती हुई ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आप यहाँ कैसे पिताजी? दीक्षा अपने पिता रमाकांत जी को देखकर खुशी से खिल उठी। तुम लोगों के जाने की खुशी में रसमलाई लेकर आया हूँ। बेटा प्रीतम को गोद में उठाते हुए रमाकांत जी ने कहा, रसमलाई का मजा खाने के बाद लिया जाएगा भाई साहब, अभी चाय बनकर तैयार है। हवा सिंह जी रसोई में से ही चिल्लाकर बोले, ठीक है भाई साहब। उन्हें ऊंची आवाज में जवाब देने के बाद रमाकांत जी ने अपनी बेटी दामाद को बताया कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं। रोज मिले बिना हमें चैन नहीं पड़ता है। चमत्कार कैसे हुआ? इस सवाल को पूछने से सुमित खुद को रोक नहीं सका। ये सचमुच चमत्कारी है। इस घर में हमारा स्वागत अब दोस्तों की तरह होता है। सस्पेंस बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए रमाकांत जी उसके सवाल का जवाब देना ही भूल गए और करीब 2 महीने पहले घटी एक घटना की याद उसके मन में बिजली की तरह कौंध गई थी। अपने बेटे बहू के अलग हो जाने से उसकी पत्नी सावित्री जी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सी रहने लगी थी। इसलिए बेख्याली में घर की सीढ़ियाँ उतरते हुए उनका पैर फिसला और दाएं पैर में मोच आ गई। डॉक्टर के पास गए तो वह उनकी मुलाकात सुमित के पिता हवा सिंह जी और उनकी पत्नी शांति जी से हुई। शांति जी की कमर का इलाज वही डॉक्टर कर रहा था। तेज दर्द के कारण तड़प रही सावित्री जी का शांति जी ने बहुत हौसला बढ़ाया था। उस वक्त उन्होंने सावित्री जी के खिलाफ अपने मन में बसे सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें सहारा दिया था। अपने बेटे से बहुत ज्यादा नाराज सावित्री जी ने उसे अपनी चोट की खबर नहीं दी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर आराम करवाने के लिए हवा सिंह जी व शांति जी उन दोनों को अपने घर ले आए थे। दीक्षा की मां सावित्री जी का सिर भी दीवार के साथ जोर से टकराया था। वहां कोई जख्म तो नहीं हुआ, पर सिर को हिलाते ही उन्हें जोर के चक्कर आ रहे थे। इस स्थिति में चलते दीक्षा की मां सावित्री जी को शांति जी के घर में उस रात मजबूरन रुकना ही पड़ा। उनकी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए शांति जी रात को सावित्री जी के साथ ही सोई थीं। इसलिए नींद आने से पहले बहुत दिनों से परेशान सावित्री जी के मन में कोई अवरोध टूटा और वो सुमित की मां शांति जी से लिपट कर खूब रोई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, अपने बेटे बहू के घर छोड़कर जाने के बाद मुझे ये एहसास बहुत सता रहा है कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। अपने बेटे को समझाने के बजाय मैं उसे भड़काकर हमेशा ससुराल से अलग होने की राय देती थी। अब मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। बहन जी, आप मुझे आज माफ कर दोगी तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी। पश्चाताप की आग में जल रही सावित्री जी ने जिस वक्त शांति जी से आंसू बहते हुए क्षमा मांगी थी, उस वक्त रमाकांत जी और हवा सिंह जी भी उस कमरे में ही उपस्थित थे। जब शांति जी ने सावित्री जी को गले से लगाकर अतीत की सारी शिकायतें व गलत फहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की तो वो दोनों ही भाव विभोर होकर एक दूसरे के गले से लग गए। शांति जी और हवा सिंह जी ने 3 दिन के बाद ही उन दोनों को अपने घर से विदा किया था। तुम ऐसा समझो कि अपनी बेटी के ससुराल में नहीं बल्कि अपनी सहेली के घर में रह रही हो। तुमसे बातें करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ है। मुझे ना कमर का दर्द सता रहा है और ना बेटे बहू के गलत व्यवहार से मिले जख्म पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए आप कुछ ठीक होने के बाद ही अपने घर जाना। शांति जी के इस अपनेपन से भरी ऐसी इच्छा ने सावित्री जी की बेटी के ससुराल में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आने वाले दिनों में दोनों दंपतियों के बीच दोस्ती की जड़ें और ज्यादा मजबूत होती चली गईं। पहले एक दूसरे के प्रति नाराजगी, नफरत और शिकायतों में खर्च होने वाली ऊर्जा फिर आपसी प्रेम को बढ़ाती चली गई थी। माँ आपके साथ क्यों नहीं आई? दीक्षा के सवाल को सुनकर रमाकांत जी अतीत की यादों से बाहर आए और बोले, कुछ देर में वो भी आती होंगी, तब तक इसे फ्रिज में रख दो। रमाकांत जी ने रसमलाई का डिब्बा दीक्षा को हाथ में देते हुए कहा। वो सब लोग जब कुछ देर बाद गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे तभी एक बार फिर घंटी की आवाज में घर में गूंज गई। दरवाजा खोलने के बाद दीक्षा और सुमित ने जो दृश्य देखा वो उनके लिए अकल्पनीय था। सुमित की मां शांति जी ने दीक्षा की मां सावित्री जी का सहारा लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। बहुत ज्यादा थकी सी नजर आने के बावजूद भी दोनों घर आए। मेहमानों को देखकर खिल उठी थी। सुमित ने तेजी से उठकर पहले दोनों के पैर छुए और फिर माँ के गले से लग गया। शांति जी के हाथ खाली हुए तो उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया।
दीक्षा उनसे अलग हुई तो प्रीतम अपनी नानी की गोद से उतरकर भागता हुआ दादी की गोद में चढ़ गया। सबके लाड प्यार का केंद्र बना प्रीतम बेहद प्रसन्न और बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा था। इस बार 2 कप चाय मैं बनाकर लाता हूँ। रमाकांत जी ने अपना कप उठाया और चाय का घूंट भरने के बाद रसोई की तरफ चलते हुए कहा। उनकी जगह चाय बनाने के लिए दीक्षा रसोई में जाना चाहती थी, पर शांति जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बहू, तुम्हारे पिताजी के हाथ की बनी स्पेशल चाय पीने की तो मुझे लत पड़ गई है, बना लेने दो उन्हें। शांति जी के मुंह से निकले इन शब्दों से दीक्षा और सुमित के मन की उलझन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। कुछ देर बाद उन चारों को बच्चा प्रीतम के साथ हंसते खेलते देख दीक्षा ने धीमी आवाज में सुमित के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की कि मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सुमित की ये सब क्या हो रहा है? कितने खुश हैं चारों। तो सुमित भाव को उठा। इस सुखद बदलाव का कारण कुछ भी हो दीक्षा, परिदृश्य देखकर मेरे मन की चिंता गायब हो गई है। ये सब एक दूसरे का कितना मजबूत सहारा बन गए हैं, पर चमत्कार हुआ कैसे? अपनी माँ के टकने में आई मोच वाली घटना से अनजान दीक्षा एक बार फिर आशा से भर उठी। इस बार दीक्षा की आवाज उसके पिता के कानों तक पहुंच गई तो उन्होंने तालियां बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर बड़े स्टाइल से गला साफ करने के बाद स्पीच देने को तैयार हो गए और बोले, हमारे रिश्तों में आए बदलाव को समझने के लिए दीक्षा और सुमित के दिलों में बनी उत्सुकता को शांत कराने के लिए मैं उन दोनों से कुछ कहने जा रहा हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुने। अपने अतीत की गलतियों को लेकर अगर कोई दिल से पश्चाताप करे तो उसके अंदर बदलाव अवश्य आ सकता है। जब मेरा बेटा प्रदीप अपनी पत्नी व बेटी को लेकर अलग हुआ तब सावित्री जी और मुझे समझ में आया कि हमने दीक्षा को अपनी सास ससुर से अलग होकर किराए के मकान में जाने की शर्त देकर बहुत ज़्यादा गलत काम किया था। बढ़ती उम्र की बीमारियों के शिकार बने हम चारों मायूस व दुखी इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गलत फहमी जमा हो रखी थी और इस गलत फहमी को दूर कराने का मौका संयोग से हमें मिल ही गया। मन की गलतफहमी मिटी तो वक्त ने ये सिखाया और दिखाया कि हम चारों एक दूसरे का मजबूत सहारा बन सकते हैं। आपस में अच्छे दोस्तों की तरह सहयोग शुरू करने के बाद आज हम सब अपने को ज़्यादा सुखी, खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। बेटी अपने घर चली जाए और बेटा बहू किसी भी कारण से इस बड़ी उम्र में माता पिता को सहारा देने को, उनके देखभाल करने को उपलब्ध ना हो तो पड़ोसी मित्र रिश्तेदार ही उनके काम आते हैं। हम रिश्तेदार तो पहले ही थे, अब पड़ोसी और अच्छे मित्र भी बन गए हैं। भावुक नजर आ रहे रमाकांत जी ने आगे बढ़कर हवा सिंह जी को गले से लगाते हुए कहा। तभी सुमित ने हैरानी से पूछा, पड़ोसी कैसे? तो रमाकांत जी ने कहा कि तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए हमने ये खबर अभी तक छुपा रखी थी कि इससे ठीक ऊपर वाले फ्लैट में हमने पिछले हफ्ते शिफ्ट किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पिताजी। सुमित ने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, ये बात सच है बेटा, अपना पुराना घर बेचकर अपने ऊपर वाला फ्लैट खरीदने का इनका फैसला समझदारी भरा है। पड़ोसी होने से हम एक दूसरे के सुख दुख में फौरन शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी उचित देखभाल न कर पाने के कारण अब तुम बच्चों को किसी तरह के अपराध बोध का शिकार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारा अकेलापन दूर भाग गया है। आपसी सहयोग के कारण हमारा जीवन ज़्यादा खुशहाल और समर्पण हो गया है। हवा सिंह जी का चेहरा जोश व उत्साह से चमक उठा था। आप सबको इतना खुश देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा है पिताजी। लेकिन क्या अपने बेटे को यूं झटके से चुप होता देखकर शांति चिंतित होते हुए पूछा तो सुमित बोला, इस दीक्षा बेचारे का मायका और ससुराल तो अब ऊपर नीचे के घर में हो गया है। ये ससुराल वालों के रूठ कर अब कहाँ जाया करेगी। सुमित के इस मजाक पर सब जो ठहाका से लगाकर हंसने लगे तो दीक्षा भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।